आओ बच्चों, अब हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे हैं, जो हम लोग कंसेप्ट पढ़ेंगे इस चैप्टर का, वो सबसे इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है। और अगर 10 बार पेपर होंगे तो उसमें से 7 बार ही पेपर में क्वेश्चन आएगा, और वो भी 4 या 6 नंबर में आएगा, इससे नीचे नहीं आता। तो कहने का मतलब जो है, पूरा चैप्टर इस कंसेप्ट के ऊपर आगे पीछे। ठीक, तो आइए आज हम लोग जो बात करेंगे वो बात करेंगे परिवर्तनशील अनुपात का नियम। परिवर्तनशील अनुपात का नियम, इसको बोलते हैं साधन के घटते बढ़ते प्रतिफल का नियम भी बोलते हैं। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? साधन के घटते बढ़ते प्रतिफल का नियम, इंग्लिश में बोलते हैं लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस। क्योंकि बच्चों इंग्लिश का कंटेंट तो बड़े आराम से मिल जाता है, हिंदी का कंटेंट नहीं मिलता। ठीक, तो इसलिए मैंने उस बात को ध्यान में रखते हुए ये बनाया है। बाकी मैं इंग्लिश मीडियम भी पढ़ाता हूँ और हिंदी मीडियम भी पढ़ाता हूँ, लेकिन हिंदी मीडियम के बच्चों की समस्या ज़्यादा रहती है, तो उसका समाधान करने के लिए ही मैंने हिंदी में कंटेंट बना रहा हूँ पूरा। ठीक, बाकी इंग्लिश वाले भी समझें, बाकी मैं जो जो नाम होंगे उनको इंग्लिश में बताता हुआ चलूंगा आपको। तो देखिए, इंग्लिश में लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन क्या होता है। ठीक, अब देखो मैंने आपको ये बताया कि हम लोग प्रोडक्शन अल्पकाल में कर रहे हैं। अल्पकाल क्या होता है? एक ऐसा छोटा समय जिसमें हमें अचानक से प्रोडक्शन को बढ़ाना है, और उस प्रोडक्शन को बढ़ाने में हम केवल लेबर को चेंज कर सकते हैं, मशीन नहीं कर सकते, क्योंकि अल्पकाल एक छोटी अवधि होती है। ठीक, तो कहने का मतलब यह है कि जब हम मशीन को फिक्स रखते हैं, देखिए ध्यान समझिए, मशीन को फिक्स रखते हैं और लेबर को लगातार बढ़ाते जा रहे हैं, ओनली लेबर को ही लगातार बढ़ाते जा रहे हैं, तो टोटल प्रोडक्शन के अंदर कुछ चेंजेस आता है। ठीक, अब मैं आपसे समझू, देखो हर एक चीज का कॉम्बिनेशन होता है। 3 चीजें होती हैं, एक बेस्ट कॉम्बिनेशन, एक एडजस्टमेंट वाला, और एक एडजस्टमेंट से जब चीजें बाहर हो जाए। ठीक, मैं जैसे आपको पूछूं कि एक ऑटो में कितने लोग बैठ सकते हैं? 4 5 नहीं, 3, आराम से 3 बैठ सकते हैं। ठीक, एडजस्ट हो सकते हैं 4, है ना? तो 3 आराम से बैठ सकते हैं, 4 चलो 5 तक एडजस्ट हो सकते हैं, लेकिन अगर 5 से ऊपर बिठाया जाएगा तो महाराज एक बाहर ही मिलेगा आपको। ठीक है, तो कहने का मतलब ऑटो एक है, और बैठने वाली जो सवारियां हैं उसके बीच में एक रेशो है 1:3, मतलब एक ऑटो और 3 सवारी। ठीक, इसी तरह भाई हमारे पास मशीन एक है, ठीक, और हम किसको बढ़ाएंगे? ओनली लेबर को बढ़ाएंगे। तो जब हम लेबर को बढ़ाते हैं तो हमारे सामने भी 3 कंडीशंस आएंगी। कितनी? 3। देखो, मशीन और लेबर का एक है बेस्ट कॉम्बिनेशन, ठीक, दूसरा है एडजस्टमेंट वाला, और तीसरा है एडजस्टमेंट से बाहर वाला, जिसमें संयोग बिगड़ जाता है। तो आइए हम लोग बात करते हैं कि चैप्टर को, इस कंसेप्ट को शुरू करते हैं। चैप्टर तो बहुत पहले शुरू कर रखा है, कंसेप्ट को शुरू करते हैं। तो एक्चुअली आज हम बात करेंगे परिवर्तनशील अनुपात का नियम क्या होता है, जिसको हम बोलते हैं साधन के घटते बढ़ते प्रतिफल का नियम भी बोलते हैं। परिवर्तनशील अनुपात का नियम जो एक ऐसा नियम होता है जिसके अंदर 3 स्टेज होती है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। ठीक है, अब इसको थोड़ा समझने से पहले हम लोग बात करेंगे ये कि यहाँ पर लिखा है साधन के प्रतिफल, इसको इंग्लिश में बोलते हैं रिटर्न टू ए फैक्टर। ठीक, ये साधन के प्रतिफल क्या होता है, देखिए सुनिए। जब हम अल्पकाल में, अल्पकाल का मतलब एक छोटी अवधि में, यहाँ देखिए एक मशीन को फिक्स रखते हैं, मशीन को फिक्स, क्योंकि मशीन को चेंज नहीं कर सकते, और लेबर को लगातार हम लोग क्या कर रहे हैं? बढ़ाते जा रहे हैं। क्यों बढ़ा रहे जा रहे हैं? प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, क्योंकि मशीन ही बढ़ा सकते हैं। तो हमारे पास ना जो एक्चुअली टोटल प्रोडक्शन में जो चेंज होता है, टोटल प्रोडक्शन में जो चेंज होता है उसको हमने 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया। कितने? 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया। फिर से सुनिए, अल्पकाल में, छोटी अवधि में जब हम लोग एक साधन को फिक्स रखते हैं, मतलब स्थिर साधन को फिक्स रखते हैं, और परिवर्तनशील साधन को लगातार बढ़ाते चले जाते हैं, तो आप 3 स्टेज का सामना करते हैं, जिनको हम लोग बोलते हैं साधन के प्रतिफल। साधन के प्रतिफल जो होते हैं 3 तरह के होते हैं, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज और थर्ड स्टेज। फर्स्ट स्टेज को बोलते हैं हम लोग साधन के बढ़ते प्रतिफल। तो पहली कंडीशन क्या है? साधन के बढ़ते प्रतिफल। दूसरी है साधन के घटते प्रतिफल, सेकंड कंडीशन का नाम।
थर्ड कंडीशन का है साधन के ऋणात्मक प्रतिफल। ठीक, साधन के प्रतिफल क्या होता है? अल्पकाल में जब एक साधन को स्थिर रखकर दूसरे को लगातार हम लोग बढ़ाते चले जाते हैं तो टोटल प्रोडक्शन में कुछ चेंजेस आता है। टोटल प्रोडक्शन में कुछ चेंजेस आता है जिसको हमने 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। फर्स्ट कैटेगरी को बोलते हैं हम साधन के बढ़ते प्रतिफल, सेकंड को बोलते हैं साधन के घटते प्रतिफल, थर्ड को बोलते हैं साधन के ऋणात्मक प्रतिफल। अब हम लोग इसकी बात करेंगे। देखिए पूरा जो कंसेप्ट है वो इस टेबल के ऊपर आसपास घूमेगा। ठीक है, ये पूरा चैप्टर मतलब अब जो है, जो कंसेप्ट है, जो भी 10-15 मिनट जो है वो इसी टेबल के आसपास घूमेगा। अब देखो सुनो, इसको टेबल को हमें समझना है बहुत अच्छी तरह से। देखिए आपको ये तो पता है मशीन फिक्स है, एक 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 एक, ठीक है। लेबर को हम बढ़ा रहे हैं, लेबर क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। चलिए, तो होता क्या है, सीधी सी बात है। देखो जब आपने एक मशीन पर एक लेबर लगाया तो चीज कितनी बनी? 2, ठीक है। आपने दूसरा लेबर लगाया तो चीज बनी कितनी? 5। मतलब एक लेबर ने 2 बनाई, 2 लेबर ने मिलकर बनाई 5। अब एमपी कितना आया भाई? फायदा कितने का हुआ? 3 का, ठीक है। फिर आपने क्या करा? तीसरा लेबर और लगा दिया, ठीक। तो प्रोडक्शन 2 लेबरों ने मिलकर चीज बनाई 5 और 3 लेबरों ने बनाई कितनी? 9। तो फायदा कितना हुआ बच्चों? 4 का, ठीक। ये कौन सी कंडीशन है? फर्स्ट, जो मैंने आपको बताया था। क्या बताया था? मैंने आपको ये बताया था बच्चों कि एक मशीन पर लेबर लगाने का एक बेस्ट कॉम्बिनेशन होता है। वो बेस्ट कॉम्बिनेशन कितना था? 3, ठीक। अब क्या होगा? अब इसके आगे कहानी समझो। हमने और लेबर बढ़ाया, ये फर्स्ट कंडीशन हो गई, हमने और लेबर बढ़ाया, 3 से हमने लेबर कितने कर दिए? 4। फिर लालच आ गया मन में कि भाई प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए हम लेबर बढ़ाएं, तो मशीन तो बढ़ा नहीं सकते। तो एक्चुअली प्रोडक्शन 3 ने करा 9 और 4 ने किया कितना? 12। फायदा कितने का हुआ? इसमें से इसको माइनस करेंगे भाई, 3 ने 9 बनाई, 4 ने कितनी बनाई? 12। फायदा कितने का होगा? 3 का, ठीक है ना। अब देखो पहले फायदा कितना हो रहा था एक्स्ट्रा लेबर लगा के? 4 का। लेकिन अब जो एक्स्ट्रा लेबर हमने लगाया तो हमें फायदा कितने का हो रहा है? 3 का। चलो कोई बात नहीं, हमने और लगाया, 4 से हमने एक लेबर और कर दिया 5। अब 5 किया तो 4 लेबरों ने बनाई 12 चीजें, 5वीं लेबर ने बनाई 14 चीजें। क्यों हो रहा है? क्योंकि हम लोगों ने बताया, मैंने आपको बताया था मशीन का लेबर के साथ एक बेस्ट कॉम्बिनेशन होता है। बेस्ट कॉम्बिनेशन ओनली 3 था, लेकिन हम फिर जरूरत से ज्यादा लेबरों को लगातार बढ़ाते चले जा रहे हैं। तो प्रोडक्शन बढ़ेगा नहीं, बढ़ेगा तो जरूर लेकिन घटती दर से बढ़ेगा। मतलब फायदा तो होगा लेकिन इतना नहीं होगा जितना पहले हो रहा था, ठीक है। 6 से 5 लेबर 14, छठा लेबर लगाया, प्रोडक्शन कितना हुआ? 15। फायदा कितने का हुआ? 1। मतलब 5 लेबर 14 थे, 6 लेबर 15, 1 का फायदा हुआ। 7 लेबर 6 लेबर 15, 7 लेबर 15, तो 15 माइनस 15, फायदा कुछ नहीं हो रहा, 0 हो रहा है ना। ये कौन सी स्टेज है? सेकंड कंडीशन जो है, ये सेकंड कंडीशन बच्चों वो कंडीशन है जहां पर हम जितने लेबर लगा सकते थे लगा सकते हैं, मतलब बेस्ट कॉम्बिनेशन हो गया, है ना। मतलब 3 लेबर बेस्ट थे लेकिन हम जरूरत से ज्यादा और बढ़ाए जा रहे हैं, लेबर धड़ाधड़ बढ़ाए जा रहे हैं। तो प्रोडक्शन बढ़ने की जगह सीधी सी बात है बढ़ेगा तो, लेकिन उस स्पीड से नहीं बढ़ेगा जैसे पहले बढ़ रहा था फर्स्ट स्टेज में, ठीक। तो सेकंड स्टेज में क्या हुआ बच्चों? सेकंड स्टेज में हमारा प्रोडक्शन जो है ये लिमिट थी 7 लेबर बस, इससे ज्यादा नहीं, ठीक। क्योंकि फायदा कुछ नहीं हो रहा, 0 हो रहा है फायदा। 6 लेबर लगा के 15 प्रोडक्शन था, 7 लेबर लगा के भी कितना है? 15 ही प्रोडक्शन। तो मतलब क्या हो गया? 0, फायदा कुछ नहीं हो रहा। लेकिन फिर क्या हुआ? एक अगर इंडस्ट्री, एक उद्यमी, एक प्रोडक्शन करने वाला, लेकिन अगर अब और ज्यादा लेबर बढ़ाता है, 7 से लेबर कितने कर देता है? 8। तो अब देखो क्या होगा? अब हो जाएगा उल्टा काम, प्रोडक्शन बढ़ने की जगह घटना शुरू होगा। 7 लेबर 15 कर रहे थे, 8 लेबर 14 कर रहे थे, ठीक है। फायदा कितना हुआ? नुकसान हो गया, -1। क्यों हो गया? क्योंकि ये जो 8वां लेबर था ना, ये बदमाश था। बदमाश का मतलब इसके पास कुछ काम तो है नहीं, तो ये क्या करेगा? ये उंगली करेगा, परेशान करेगा लेबरों को। इसको ऐसे समझो, एक किचन में मान के चलो, सपोज एक लेडीज काम कर रही है, ठीक है, 2 एडजस्ट हो सकती है, और दूसरे ज्यादा घुस जाए तो आपको पता ही है क्या करेंगी। तो कहने का मतलब प्रोडक्शन, है ना, नमक की जगह चीनी डल जाएगी, चीनी की जगह कुछ और डल जाएगा महाराज, तो प्रोडक्शन घटना शुरू हो जाएगा, अर्थात तो चुगलियां करना शुरू कर देंगे, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि जो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ये 3 कंडीशंस बनती हैं परिवर्तनशील अनुपात का नियम कहते हैं, अगर इन तीनों को मिला दिया जाए, ठीक।
अब सुनो, परिवर्तनशील अनुपात का नियम क्या कहता है, डेफिनेशन सुनो। अल्पकाल में जब एक साधन को स्थिर रखकर मतलब मशीन को स्थिर रखकर परिवर्तनशील साधन को हम लगातार बढ़ाते चले जाते हैं। परिवर्तनशील साधन क्या, लेबर को लगातार बढ़ाते चले जाते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर देख रहे हैं, तो कुल उत्पादन में कुछ परिवर्तन होते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं साधन के प्रतिफल। क्या बोलते हैं, साधन के प्रतिफल। साधन के प्रतिफल 3 प्रकार के होते हैं, साधन के बढ़ते, साधन के घटते, साधन के ऋणात्मक। अगर हम इन तीनों स्टेट्स को एक साथ मिला दें, अगर हम लोग एक साथ मिला देते हैं तो हमारा एक नियम बनता है जिसको हम बोलते हैं परिवर्तनशील अनुपात का नियम, साधन के घटते बढ़ते प्रतिफल का नियम। और यह अल्पकाल में लागू होता है। अल्पकाल का मतलब, क्योंकि इसमें हम लोग मशीन को चेंज नहीं कर सकते, इसीलिए बोला अल्पकाल में परिवर्तन होता है। अल्पकाल एक समय होता है जिसमें हम लोग इसको चेंज कर सकते हैं, ओनली लेबर को, इसीलिए ये अल्पकाल में लागू होता है। क्योंकि दीर्घकाल में तो हम दोनों को चेंज कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हम लोग केवल लेबर को चेंज कर रहे हैं, तो इसलिए ये अल्पकाल में लागू होता है। ठीक है बच्चों, अब देखो ये चीज समझ में आ गई। अब ये आप सोच रहे होगे पेपर में क्वेश्चन क्या आएगा, पेपर में आएगा परिवर्तनशील अनुपात का नियम क्या होता है, एक चित्र और तालिका की सहायता से समझाएं। तो आप डेफिनेशन तो लिख सकते हैं, परिवर्तनशील अनुपात का नियम अल्पकाल में लागू होता है। ये बताता है कि जब स्थिर साधन को स्थिर रखकर परिवर्तनशील काल को लगातार बढ़ाते जाते हैं तो 3 स्टेज आती हैं, ठीक है ना। और इन तीनों को जो मिक्सअप होता है, इन तीनों को मिक्सअप जो होता है परिवर्तनशील अनुपात का नियम होता है, ठीक, जिसके अंदर 3 स्टेज होती हैं। अब देखो, अब ये समझाने से पहले देखो, साधन के बढ़ते प्रतिफल फर्स्ट स्टेज होती है। इसके अंदर क्या होता है बेटा, देखो टीपी बढ़ती दर से बढ़ रहा है। आपसे पूछेगा साधन के बढ़ते प्रतिफल में टीपी, एमपी और एपी की क्या स्थिति होती है, तो आप बताएंगे देखो फर्स्ट स्टेज जो है साधन के बढ़ते प्रतिफल, इसमें क्या होता है कि टीपी बढ़ती दर से बढ़ रहा है। अब देखो यहाँ लिखा है टीपी बढ़ती दर से बढ़ता है। अभी बढ़ती दर से बढ़ना क्या होता है, देखो बेटा 2, 5, 9, ठीक, देखो कितना बढ़ रहा है बेटा, 2, 5, 9, कितना बढ़ रहा है बेटा 3, यहाँ कितना बढ़ रहा है बेटा 4। इसको बोलते हैं बढ़ती दर से बढ़ना। 2 से 5 3 बढ़ा, 5 से 9 कितना बढ़ा 4। अब आप कहोगे बढ़ती दर से बढ़ना है तो घटती दर से बढ़ना क्या होता है, देखो वहां सेकंड कंडीशन देखो बेटा, 12, 14 और 15 कितना बढ़ा बेटा 2, यहाँ कितना बढ़ा 1। इसको बोलते हैं घटती दर से बढ़ना, इसको बोलते हैं बढ़ती दर से बढ़ना। बढ़ ये भी रहा है, 12, 14, 15, 2, 5, 9, लेकिन ये बढ़ती दर से बढ़ रहा है बेटा, ये घटती दर से बढ़ रहा है। पक्की पहली चीज समझ में आ गई, पक्का, ठीक है। तो फर्स्ट कंडीशन में बेटा टीपी बढ़ती दर से बढ़ रहा है, देखो यहाँ पर एमपी भी बढ़ रहा है और एपी भी बढ़ रहा है, तीनों बढ़ रहे हैं, कोई टेंशन कोई प्रॉब्लम, ठीक है। सेकंड कंडीशन देखो साधन के घटते प्रतिफल, ये क्या होता है, साधन के घटते प्रतिफल जो कि सेकंड कंडीशन होती है। यहाँ पर देखो आप, यहाँ पर एमपी क्या हो रहा है बेटा, घट रहा है, टीपी घटती दर से बढ़ रहा है, एमपी घट रहा है, ठीक है, और एपी भी क्या हो रहा है, घट रहा है। फिर से देखिए, टीपी बढ़ती दर से घटती दर से बढ़ रहा है, एमपी घट रहा है आपका, है ना, और एपी घटती दर से, मतलब एपी भी सॉरी घट रहा है, ठीक। ये कौन सी हो गई, सेकंड कंडीशन, ठीक। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं बेटा थर्ड कंडीशन, साधन के ऋणात्मक प्रतिफल। इसमें क्या हो रहा है, देखो टीपी के साथ क्या हो रहा है, टीपी यहाँ पर बढ़ने की जगह घटना शुरू हो गया, है ना, 15 से 14 हो गया। और एमपी जो है आपका नेगेटिव हो गया, नेगेटिव का मतलब ऋणात्मक हो गया, और एपी आपका वो भी घट रहा है, ठीक है, वो बढ़ती दर से घटना शुरू होता है, मतलब बहुत तेजी से घटना शुरू हो जाता है, ठीक। तो अब एक पेपर में क्वेश्चन आ जाता है कई बार कि कौन सी कंडीशन के अंदर एमपी ऋणात्मक हो जाता है, थर्ड कंडीशन के अंदर कौन सी कंडीशन में, कौन सी स्थिति में, कौन सी स्टेज में टीपी घटना शुरू हो जाता है, थर्ड कंडीशन में, ठीक है। पेपर में क्वेश्चन पूछता है, जब एक क्वेश्चन ये भी आ जाता है बहुत बार, क्योंकि इकोनॉमिक्स ऊपर ऊपर से पढ़ना तो बेटा बड़ा आसान है, थोड़ा डीप अगर उसको देखा जाए पढ़ने में थोड़ा सा ध्यान लगाना पड़ता है उसमें, ठीक। सेकंड कंडीशन में क्वेश्चन बहुत बन सकते हैं यहाँ से। पेपर में पूछेगा कि जब एमपी घटता है, जब एमपी घटता है तो क्या टीपी भी घटता है, तो आप बताएंगे नहीं। जैसे देखिए, जब एमपी घटता है तो क्या टीपी भी घटता है, तो आप बताएंगे नहीं। उस समय जब एमपी घटता है तो टीपी घटती दर से बढ़ता है। क्वेश्चन आएगा आपको पेपर में, बताओ ये कथन सत्य है या असत्य है,
और अगर असत्य है तो इसको सच करके लिखें, मतलब सत्य करके लिखें। तो क्या जब एमपी घटता है तो टीपी भी घटता है? नहीं, टीपी घटती दर से बढ़ता है। समझ में आ गया? ये भी आ गया फर्स्ट कंडीशन, सेकंड, थर्ड, ये भी आपको समझ में आ गया। साधन के बढ़ते प्रतिफल क्या होता है ना? साधन के बढ़ते प्रतिफल क्या होता है, सुन लो। साधन के बढ़ते प्रतिफल क्या होता है? साधन के बढ़ते प्रतिफल एक अल्पकाल में लागू होता है, जो फर्स्ट स्टेज होती है। ये बताता है कि जब एक साधन को स्थिर रखकर, कौन सा साधन? फिक्स वाला, हाँ, लेबर को लगातार बढ़ाते चले जाते हैं, फर्स्ट कंडीशन की बात कर रहा हूँ, तो टीपी बढ़ती दर से बढ़ता है, एमपी बढ़ता है और एपी भी बढ़ता है। फर्स्ट कंडीशन, इसको बोलते हैं साधन के बढ़ते प्रतिफल। पेपर में पूछे साधन के बढ़ते प्रतिफल क्या होता है तो आप बता देना, ठीक है, 1 नंबर में या 2 नंबर में। अब साधन के घटते प्रतिफल क्या होता है? जब एक साधन को स्थिर रखकर दूसरे को लगातार क्या करते हैं हम लोग? बढ़ाते चले जाते हैं, तो आपका टीपी बढ़ती दर से पीपी घटती दर से बढ़ता है, एमपी घटता है और एपी भी घटता है। 2 समझ में आ गया? साधन के घटते प्रतिफल। साधन के ऋणात्मक प्रतिफल क्या होता है? तो आपसे पूछेगा, आप बताना कि साहब सब स्थिर साधन को स्थिर रखकर, स्थिर साधन को स्थिर रखकर अर्थात मशीन को, लेबर को और ज्यादा अगर आप बढ़ाते चले जाओगे तो टोटल प्रोडक्शन आपका घटता है, एमपी आपका नेगेटिव होता है और एपी आपका घटना शुरू हो जाता है। ठीक है, तीनों कंडीशंस हो गई, साधन के बढ़ते भी, घटते भी और ऋणात्मक भी। परिवर्तनशील अनुपात का नियम भी हो गया। साधन के प्रतिफल क्या होती हैं, कितनी स्टेज होती है ये भी बता दिया मैंने। फर्स्ट स्टेज में क्या होता है, सेकंड में क्या होता है, थर्ड में क्या होता है, ये भी। अब भाई साहब ये रावण जैसा कुछ दिख रहा है यहाँ पर, है ना, ये है मेन मुद्दा। हाँ, मेन मुद्दा भाई यही है, ठीक है। अब इसको हमें सीखना है। अब देखो, इसको डायग्राम बनाने सीखना है बेटा, तेरा ध्यान समझना, 1 मिनट, 1 मिनट समझो तुम। देखो देखो ये कैसे बनाया बेटा, मैंने पहले ऐसे बनाया, दिख रहा है? हाँ दिख रहा है, क्या बात है। देखो, ये देखो, सारा फोकस यहीं करो बेटा, और जगह कुछ नहीं देखना। देखो यहां से फिर सीधी सी बात है, ये हो गया, बना लोगे तो? हाँ ऐसे, ठीक है। फिर से देखो कैसे बनाया बेटा मैंने, यहां से इसको ऐसे बनाया, ठीक है, मतलब ऐसे बनाया। अब देखो यहाँ पर ये मैक्सिमम कहाँ पर है बेटा, ये मैक्सिमम, मैक्सिमम यहाँ पर है, मतलब सबसे ऊंचा जहां से नीचे को कूद रहा है, ठीक है, यहाँ से। तो यहाँ से बेटा एक ऊपर से ऐसे बरसात सी करो, बरसात का मौसम चल रहा है वैसे भी अभी, ठीक है, ऊपर ऐसे बरसात किया, ठीक है, ठीक। अब देखो इसके बाद क्या करना है बेटा, यहाँ से ऐसे लेके आओ, मतलब इसी का एक छोटा भाई यहाँ बनाओ, ऐसे ही लेके आए, पक्का। अब देखो यहाँ पर जो ये मैक्सिमम है, यहाँ पर ये जो है मैक्सिमम बेटा, यहाँ पर है ना, यहाँ से घटना शुरू हो रहा है, यहाँ से, ठीक, यहाँ से ऊपर। फिर से देखो, जैसे सपोज यहाँ से बेटा ये ऐसे हुआ, है ना, तो यहाँ जहाँ ये मैक्सिमम है, जहाँ से ये घटना शुरू हो रहा है, यहाँ से घटना शुरू हो रहा है, वहां से बेटा एक लाइन ऐसे डालो। तो ये हो गई बेटा, इधर से होगी फर्स्ट, ये हो गई सेकंड कंडीशन, ये हो गई कौन सी, थर्ड कंडीशन। ये हो गया बेटा टीपी, ये हो गया एमपी, ये हो गया टीपी, ये हो गया एमपी, ये हो गया 0, ये हो गया वाई और ये हो गया एक्स, ठीक। ये कंडीशन हो गई बेटा फर्स्ट, ये हो गई कौन सी, सेकंड, ये हो गई थर्ड। थर्ड कंडीशन में देखो एमपी घट रहा है, एमपी नेगेटिव है और टीपी घट रहा है। तो एमपी नेगेटिव यहाँ से नीचे आ गया, एमपी नेगेटिव हो गया, और टीपी यहाँ से क्या हो रहा है बेटा, घट रहा है, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन में क्या था, टीपी और एमपी दोनों बढ़ रहे थे, देखो ये टीपी भी बढ़ रहा है और बेटा एमपी भी यहाँ पर बढ़ रहा है, ठीक है। कुछ बच्चे कहते हैं सर ये मतलब 2 4 6 8 इस तरह से करना है, इस तरह से कुछ नहीं करना भाई, इस तरह से पूरी शाम हो जाएगी तुम्हें, ठीक है, करते करते, ठीक। 6 मार्क्स का कंसेप्ट आएगा। तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ये मैक्सिमम है और ये 0 है। देखो मेन चीज क्या होती है, मेन चीज ये होनी चाहिए कि जब ये मैक्सिमम हो तो ये 0 होना चाहिए उस समय, जब मैक्सिमम हो तो ये 0 होना चाहिए, अदरवाइज टीचर क्वेश्चन आपका डायग्राम काट देगी। टीचर सबसे पहले ये देखेगी कि ये मैक्सिमम है तो ये 0 है या नहीं है, ठीक है, समझ में आ गया। तो कहने का मतलब चैप्टर यहीं पर ही समाप्त होता है, अभी समाप्त नहीं होता है, अभी बहुत सारा कंसेप्ट इसमें रह बात करते हैं आपका टीपी और एमपी में संबंध की बात करते हैं। देखो बहुत सिंपल है, मात्र 2 से 3 मिनट में आपको समझा दूंगा मैं। देखिए टीपी और एमपी में क्या रिलेशन है, आप देखिए कि जब फर्स्ट कंडीशन के अंदर जब एमपी बढ़ रहा है, जब एमपी बढ़ रहा है 2 3 4, तो टीपी बढ़ती दर से बढ़ रहा है, 2 से 5, 5 से 9, फर्स्ट। सेकंड, जब एमपी घट रहा है 3 2 1 0, है ना, तो टीपी घटती दर से बढ़ रहा है, 12 से 14, 14 से 15। पहला कंडीशन क्या था, जब एमपी बढ़ रहा है यहाँ तक तो टीपी बढ़ती दर से बढ़ रहा है, फर्स्ट, है ना।
सेकंड में जब एमपी घट रहा है 3 2 1 तो टीपी घटती दर से बढ़ रहा है, ठीक। जब एमपी थर्ड, जब एमपी 0 होता है तो टीपी उस समय मैक्सिमम होता है, और जब एमपी नेगेटिव होता है तो टीपी घटना शुरू कर देता है। 4 कंडीशंस आपकी बताई, ठीक। ये चारों आप कंडीशन लिख लेना। पांचवा अगर आप लिखना चाहें तो टीपी और एमपी दोनों उल्टे यू आकार के होते हैं। उल्टे यू, यू का मतलब ऐसे, उल्टा यू का मतलब यू। देखो यहाँ पर देखो, ऐसे तो बताया था टीपी और एमपी उल्टे यू आकार के होते हैं। पक्का? फिर से समझ लीजिए एक बार। जब टीपी बढ़ती देर से बढ़ता है, जब एमपी बढ़ता है तो टीपी बढ़ती देर से बढ़ता है, जब एमपी घटता है तो टीपी घटती देर से बढ़ता है, जब एमपी 0 होता है तो टीपी मैक्सिमम होता है, और जब एमपी नेगेटिव होता है तो टीपी घटना शुरू हो जाता है। पक्का? अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं, या तो रिलेशन आएगा बेटा एमपी और एपी में, या आएगा एमपी और एपी में। हाँ बिल्कुल सही बात है, इसमें और इसमें रिलेशन नहीं आएगा बेटा, या तो इन दोनों में आएगा या इन दोनों में आएगा, दोनों पड़ोसियों में आएगा आपस में दूसरे के, ठीक है। तो एमपी और एपी के बीच में हम लोग रिलेशंस की बात करें बेटा, तो फर्स्ट कंडीशन में देखो, यहाँ पर भी देखो कि जब एमपी और एपी दोनों बढ़ रहे होते हैं तो एपी एमपी ज्यादा होते हैं एपी से। जब दोनों बढ़ रहे हैं 2 3 4, 2 2.5 और 3, तो कौन ज्यादा है? एमपी। वेरी गुड। सेकंड में जब ये घट रहे होते हैं तो कौन ज्यादा होता है बेटा? एपी। यहाँ देखो, यहाँ बढ़ रहे हैं ऊपर और यहाँ नीचे क्या हो रहे हैं? घट रहे हैं। 1 2 3 इसमें देखो, ठीक। 2 रिलेशंस आ गए। तीसरा रिलेशन याद रखना, एमपी और एपी दोनों उल्टे यू आकार के होते हैं, दोनों उल्टे यू आकार के होते हैं, इस प्रकार से, ठीक है। और एक बात याद रखना, एमपी एपी को उसके अधिकतम बिंदु पर काटता है जहां पर वो एक दूसरे के बराबर होते हैं। इसको जरा ध्यान से समझो आप। ये डायग्राम देखिए आप, दिख रहा है डायग्राम? दिख रहा है। अब देखो इस डायग्राम को मैंने कैसे बनाया, यहाँ ध्यान देखना जरा एक बार। ये ऐसे बनाया मैंने बेटा, ये ऐसे किया यहाँ पर, यहाँ से मैंने एक डायग्राम ऐसे लिया, ठीक है। अब ये बताओ मुझे ये मैक्सिमम कहाँ पर है? ये मैक्सिमम कहाँ पर है? सीधी सी बात है, ये मैक्सिमम बेटा यहाँ पर। तो यहाँ से ना ऊपर से एक एमपी लेके आएंगे हम लोग ऐसे, ठीक है। तो कहने का मतलब एमपी जो होता है ना वो ऊपर से काटता है इसको, एपी को। एमपी ऊपर से एपी को काटता है, और कहां से काटेगा बेटा? जहां पर ये मैक्सिमम होगा, जहां पर एपी मैक्सिमम होगा वहां से ये काटता हुआ नीचे की तरफ को लेकर आएगा। देखो रिलेशन बन गया क्या? जब ये दोनों बढ़ रहे हैं, एमपी भी बढ़ रहा है, देखो एपी भी बढ़ रहा है और एमपी भी बढ़ रहा है, तो कौन ज्यादा है बेटा? एमपी ज्यादा है किससे? एपी से जब बढ़ रहे हैं। और जब ये घट रहे हैं तो कौन ज्यादा है बेटा? एपी ज्यादा है एमपी से। और जहां ये काट रहे हैं वहां वो एक दूसरे के दोनों बराबर होते हैं। पेपर में क्वेश्चन आएगा या तो एपी एमपी में रिलेशन पूछेगा, या टीपी और एमपी में रिलेशन पूछता है, ठीक है। कोई भी 3 3 4 4 पॉइंट्स आप याद कर ले, लिख लीजिए। अगर बोलता है टेबल और डायग्राम बनाओ तो ये टेबल आपकी जिंदाबाद है ही, एक ही टेबल है, पूरे चैप्टर में यही चल जाएगी, ठीक है। ये चैप्टर यहीं पर ही समाप्त होता है, ठीक। आप ध्यान से पढ़ें, और अगर कोई चीज आपको समझ में ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में एक कुछ लिख दीजिए, ताकि आगे की जो वीडियोस मैं बनाऊं तो उसमें आपकी तरफ से कुछ सजेशन, क्योंकि ऑनलाइन में सबसे बड़ी एक कभी यही होती है कि बच्चे अपने डाउट्स नहीं पूछ पाते, तो थोड़ा आप कमेंट बॉक्स पे अपना लिख दीजिए जो भी आपके डाउट्स हैं। मैं कोशिश करूंगा नगदी जो अगली वीडियो बनाऊंगा तो उसमें उन चीज़ों पर जरूर चिंतन करूंगा। सभी को नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।